अनुच्छेद 32 का जो पढ़िए पहले आप। जिस संदर्भ में ये ड्राफ्टेड है उसको मैं आपको एक एक शब्द में बता देता हूं, चारों खंडों को। उस तरीके से जरा इस अनुच्छेद को एक बार आप देखिए। पहला गारंटी है, प्रत्याभूति। पहला जो खंड है वो क्लॉज ऑफ गारंटी है। दूसरा रिट या आदेश देने की शक्ति है। तीसरा संसद की शक्ति। संसद की शक्ति का तात्पर्य है कि जो पावर सुप्रीम कोर्ट प्रयोग कर रहा है इस खंड के अंतर्गत वो किसी अन्य न्यायालय को भी प्रयोग करने के लिए दिया जा सकता है। और चौथी बात निलंबन की सीमा है, यानी इस अनुच्छेद द्वारा जो गारंटीड राइट है, यानी 32 के अंतर्गत जो गारंटी दी गई है वो इस संविधान में ही निलंबित करने की व्यवस्था है, सस्पेंड करने की व्यवस्था है। अगर इस संविधान में वो सस्पेंड नहीं हो रहा है तो लिखा है यथा उबंधित के सिवाय वो सस्पेंड नहीं होगा। इस फ्रेम में आप अनुच्छेद 32 को देखिए, यानी कि जो पहला खंड है वो गारंटी खंड है, प्रत्याभूति दी गई है। दूसरा जो खंड है वो रिट या कोई भी आदेश निकालने की शक्ति है, पावर टू इशू रिट्स और एनी अदर ऑर्डर। तीसरा खंड है वो संसद की शक्ति को बता रहा है, यानी जो पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है कोर्ट वो किसी अन्य न्यायालय को भी प्रयोग करने का एम्पावरमेंट है। और अंतिम बात, जो सस्पेंशन है इस अधिकार का वो इस संविधान के अंतर्गत जो व्यवस्था है उसी के अकॉर्डिंग होगा। इसके अलावा ये कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। ये 4 भाग में डिवाइडेड है अनुच्छेद 32। और अगर आप पहला पार्ट पढ़ें, लिखा है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। The right to move the Supreme Court by appropriate proceeding for the enforcement of right conferred by this part is guaranteed. इसका मतलब है कि ये संविधान जितने भी अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं सबको इन्फोर्स कराने की गारंटी सुप्रीम कोर्ट में निहित करता है। इसीलिए आपने अपने अध्ययन काल में जब भी अनुच्छेद 32 से संबंधित मामलों को पढ़ा होगा, बहुत सारे मामले हैं, उसमें आपने किताबों में या निर्णयों में, मुख्य रूप से किताबों में ही ये पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैं प्रोटेक्टर और गारंटर हूँ फंडामेंटल राइट का, और इसलिए हम ये पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपने कई जगह ये
उल्लेख पढ़ा होगा, और तब आपके समझ में वो एक्सप्रेसली नहीं आया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा अपने आप को कह कैसे सकता है कि मैं ही फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर हूँ, यानी उसका संरक्षण करता हूँ, और गारंटर हूँ, यानी उसका प्रतिभू हूँ। प्रतिभू का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा संविदा अधिनियम में, जिसमें डिस्चार्ज द लाइबिलिटी या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस जो किसी अन्य व्यक्ति का होता है, उसे करने का जो वचन होता है उसे प्रत्याभूति का वचन कहते हैं। और उसी से मिलता जुलता कंसेप्ट यहाँ पर है, प्रत्याभूति के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, बाकी किसी के संदर्भ में नहीं। प्रत्याभूति को समझाने के लिए जो गारंटी है यहाँ पर वो क्या है, देखिए, व्हाट इज द गारंटी? गारंटी है इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। दिस पार्ट का मतलब पार्ट 3, और इसका मतलब ये भी हो गया कि इस भाग में जितने भी राइट दिए गए हैं सब के इन्फोर्समेंट की गारंटी है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में। एक बात हो गई। दूसरी बात, ये गारंटी आपको क्या करने के लिए मिली है? तो देखिए, लिखा है समावेदन करने का अधिकार। समावेदन को ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ इंग्लिश में यूज़ किया गया है, राइट टू मूव। राइट टू मूव का मतलब सिंपली मूव है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार से। समावेदन उसकी हिंदी लिखा गया है कि यानी कि कोई भी आवेदन करने का अधिकार। और इसका मतलब राइट टू मूव सिक्योर्ड है, गारंटीड है। ध्यान से ऑब्जेक्टिव के लिए। लेकिन ये गारंटी मिलेगी कैसे आपको? तो लिखा है the words used in that sub clause is समुचित कार्यवाहियों। देखिए, लिखा है by appropriate proceeding। संविधान निर्माता ये जानते थे कि ये अधिकार का इन्फोर्समेंट हम अगेंस्ट स्टेट दे रहे हैं, इसीलिए इनको फंडामेंटल बोला गया है, फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री बोला गया है। आप जानते हैं, नॉमेनक्लेचर से आप परिचित हैं, मूल अधिकार इस भाग का नाम ही है। तो मूल कैसे बने वो? क्योंकि उनके इन्फोर्समेंट को अगेंस्ट स्टेट गारंटीड किया गया है, सो दे आर कॉल्ड फंडामेंटल इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडिया। हमने इसको समझा था पहले, क्यों मूल कहा जाता है। निर्माता ये भी जानते थे ऐसा हो सकता है कि जिस व्यक्ति के इन मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो, वो व्यक्ति प्रक्रियात्मक बाधाओं से परिचित ना हो, वो ना जानता हो कि हमको कैसे करना है, कैसे कार्य करना है, इत्यादि इत्यादि। और इसीलिए उन्होंने वर्ड क्या यूज किया? बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग, समुचित कार्रवाई। यानी उसको 2 कॉपी में देना है, 3 कॉपी में देना है, कि 1 कॉपी में देना है, कि आधे पन्ने में देना है, कि साइन करना है, फोटो लगाना है, कुछ नहीं बताया। सिर्फ क्या लिख दिया? एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग। इसका मतलब कोर्ट हर मामले में तय करेगा कि क्या ये एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग था या नहीं था। क्योंकि अगर प्रक्रियात्मक बाधा लगा देते, बता देते कि इसको ऐसे करो, ये करो, वो करो, तो फंडामेंटल राइट वायलेट होता रहता और उसको न मिलता अपना रेमेडी। अच्छा, अब देखिए, कंपैरिजन करते हैं। नाउ टू मोर स्पेसिफिक एंड एग्जॉस्टिव स्टडी, अगर ऐसे में लिखूं सुप्रीम कोर्ट, चूंकि उच्चतम न्यायालय में ये इस्टेब्लिश किया गया है, ये मतलब ये अधिकार सर्वोच्च न्यायालय में गारंटी है। और यहां मैं लिखूं आर्टिकल 32।
अब इसको ध्यान से समझिएगा आप। सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है? आप सुप्रीम कोर्ट से क्या समझते हैं? गिव द आंसर्स। सर्वोच्च न्यायालय जब यूज किया जाता है तो आप क्या अर्थ लगाते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का मतलब इसी चीज से है? उत्तर बताइए। What you people understand by the word Supreme Court? जल्दी से बताना है इसको। मयंक वार्ष्णेय ने लिखा है A124, 10 में से 2 नंबर। लक्षिता ने लिखा है एक सुपीरियर जुडिशियल बॉडी जो राइट्स को सिक्योर करती है, 0.5 नंबर आउट ऑफ 10। संविधान का एकमात्र संरक्षक -1 कृष्ण गोपाल, सुपीरियर अथॉरिटी इन जुडिशरी देवेंद्र, 0.5। लास्ट जजमेंट रिया, 0। आयशा, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी को सेव करना, 0। संदीप, अंतरिम एपिलेट अथॉरिटी, 0.5। फाइनल डिसीजन होता है प्रियंका, -1। प्रशांत पांडे ने लिखा है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत न्यायालय की सर्वोच्च संस्था, 2 नंबर। राज्यों के कोर्ट का संघ, जैनेन्द्र ने लिखा है -10। देखिए कितनी सिंपल बात है। सत्याजीत ने लिखा है नो हायर अथॉरिटी आफ्टर दिस, 0.5 आउट ऑफ 10। देखिए अनुच्छेद 124(1) में इसकी परिभाषा लिखी है, सुप्रीम कोर्ट संघ की वह न्यायपालिका होगी जो एक मुख्य न्यायमूर्ति और उतने अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगी, जो कि संसद समय समय पर तय करे। आप समझिए मैंने आपसे क्या कहा, इसको हमेशा याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस परिभाषा को तय किया है। इसी 2018 में ये आपको मैं बताऊंगा, जब सुप्रीम कोर्ट हम लिखेंगे तो वो एक पैराग्राफ में मैं लिखवाऊंगा। दीपक मिश्रा ने लिखा 142 रेड विद 124, नहीं वो नहीं, जो मैं कह रहा हूं उसको सुनिए। आप लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाते हैं, मैं एकदम सिंपल लेमैन। आपके उत्तर का ये सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए कि जो लेमैन ऑफ द लॉ हो, यानी जिसको कोई लॉ ना मालूम हो, वो भी समझ जाए कि सुप्रीम कोर्ट है। जैसे आपने लिखा आर्टिकल 142 रेड विद 124, अब मैं लॉ नहीं जानता हूं, मैं क्या जानूंगा। सोनम ने लिखा अंतरिम सुनवाई की व्यवस्था, मैं क्या जानूं अंतरिम क्या होता है, सुनवाई क्या होती है। आर्टिकल 124(1) की जो परिभाषा है, यही कंफर्म किया है खुद सुप्रीम कोर्ट ने कि सर्वोच्च न्यायालय का तात्पर्य है संघ की वह न्यायपालिका जो कि एक मुख्य न्यायमूर्ति और उतने न्यायमूर्तियों से मिलकर बनती है, जो कि संसद तय करे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, चलिए ये हो गया। अब मैं चाहता हूं कि जरा आप आर्टिकल 131, आर्टिकल 132, आर्टिकल 133 और आर्टिकल 134 पढ़िए, और क्या हम इन सब के लिए एक शब्द तय कर सकते हैं? यानी ये जो जितने अनुच्छेद हैं, ये जो जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं, क्या हम इनके लिए एक, इसमें एक और लिख लीजिए 136, क्या हम इनके लिए एक शब्द तय कर सकते हैं? और अगर तय कर सकते हैं तो वो शब्द क्या होना चाहिए? आराम से सोचिए आप,
मैं चाहता हूँ एक कंसेप्ट डेवलप हो जाए ताकि जब हम सर्वोच्च न्यायालय पढ़ें तो हमको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, आपस में ही हम वो तय कर लें सारे मामले। हाँ बिल्कुल ठीक है, सब लोगों ने, लगभग लोगों ने उत्तर सही दिया है। ज्यूरिडिक्शन, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता, बिल्कुल ठीक है। और अब अगर मैं आपसे कहूं कि ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में अगर हम आर्टिकल 131 को एक खंड में, आर्टिकल 132 से लेकर के 134 एक खंड में, और आर्टिकल 136 एक खंड में रखें, यानी ऐसे मैं बना देता हूं, अधिकारिता, और अब मैं आपसे जो पूछ रहा हूं वो ये पूछ रहा हूं, आर्टिकल 131 एक वर्ग में, आर्टिकल 132 से 134 एक वर्ग में, और आर्टिकल 136 एक वर्ग में अगर मैं लिखूं, तब क्या हम ये वर्गीकरण कर सकते हैं? क्या ऐसा वर्गीकरण हम अकॉर्डिंग टू द स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन इन दैट पार्ट, हम क्या ऐसा कर सकते हैं? सोच करके जरा बताइए आप। तो देवेंद्र ने तो सिर्फ 131 बताया है ना, हमको तो सब को बताना है। देखिए, ये मूल अधिकारिता है, ये अपीलीय अधिकारिता है, और ये विशेष अनुमति मांगने की अधिकारिता है। स्पेशल लीव टू अपील है, ये अपील का अधिकार आपको नहीं प्रदान करती है, ये आपको अनुमति मांगने का अधिकार प्रदान करती है। नहीं, आप लोगों ने उत्तर जो दिया है वो अधूरा है, इस बात को समझिए आप। अनुच्छेद 131 ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, एक बात। अनुच्छेद 132 से 134 अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है, यानी कि हाई कोर्ट से मामला जब डिसाइड होगा उसके बाद तब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, 132 से 134 में। 131 में डायरेक्ट हम अपील कर सकते हैं, या वो जो अपील नहीं, वो जो अधिकारिता है वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन बनती है। कुछ मामले ऐसे हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और 136 में हम अपील नहीं करते हैं, हम अपील की विशेष अनुमति मांगते हैं, और जब वो अनुमति मिल जाती है तब वो अपील में स्पेशल लीव में, वो स्पेशल लीव टू अपील मिलने का तात्पर्य है वो अपील में कन्वर्ट होती है। और अब देखिए आप, हमने अनुच्छेद 32 को इधर लिखा है और इसको इधर लिखा है, ये सब अधिकार क्षेत्र हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन ये अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये गारंटी है। ये जुरिडिक्शन खत्म किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है, मना किया जा सकता है, रोका जा सकता है, लेकिन गारंटी को छीना नहीं जा सकता है। नेवर कर्टेल्ड, यही अंतर है इसमें। अनुच्छेद 32 को भी बहुत सारे लोग अपील समझते हैं या अपील कह देते हैं, वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। अनुच्छेद 32 अपील नहीं है, अनुच्छेद 32 वो गारंटी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में भाग 3 के अधिकारों के प्रवर्तन कराने के लिए
समावेदन करने का अधिकार गारंटी किया गया है और इस संबंध में कोई विशेष कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। जो भी समुचित कार्यवाही होगी हर मामले में वो यहाँ पर अप्लाई की जाएगी। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है और आप समझिए महत्व को। इस पूरे भाग 3 में जो अधिकार सेटअप किए गए हैं उस महत्व को आप समझिए। जितने भी अधिकार आपने पढ़े हैं, जो अधिकार आपने एक्सटेंशन देखा है कि किस तरीके से भारतीय न्यायपालिका ने, हमें गर्व होना चाहिए इस बात पे कि उसने अब लोगों के अधिकारों के लिए इंटरप्रिटेशन को सुप्रीम लेवल पर पहुंचा दिया। उसका कारण ये था कि अनुच्छेद 32 में उसे गारंटर बनाया गया था। आपको वो अधिकार, गारंटर बनाने का एक अर्थ ये भी है, एक तो स्टेट के पर्सपेक्टिव से है कि वो छीन नहीं सकता है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से है कि आप गारंटर हैं तो आपके पास अगर कोई व्यक्ति आ गया तो आपको उसे रेमेडी देना ही है। जो गारंटर होता है वो कभी भी अपनी गारंटी से मुकर नहीं सकता है, इसीलिए गारंटी यूज किया गया है, प्रत्याभूत किया गया है। और देखिए डिक्लेरेशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, प्रत्याभूत, इट इज गारंटीड, गारंटी किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। और यही कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, उनका कोटेशन है कि अगर मुझसे कहा जाए कि फेवरेट पार्ट आपका कौन सा है तो मैं इसी को चुनूंगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। या अगर कहा जाए सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तो उन्होंने कहा कि मैं अनुच्छेद 32 को ही चुनूंगा। उसका कारण सिर्फ यही था जो गारंटी किया था। और ये जानकर आपको आश्चर्य तो मैं नहीं कहूँगा, सुखद होगा, लगेगा आपको कि लोकहितवाद और पीआईएल का जो कंसेप्ट है ये आपके दिमाग में हमेशा प्रश्न उठता होगा, ये कहाँ से आ गया, कैसे इवॉल्व हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कह दिया कि कोई व्यक्ति एक पोस्टकार्ड पर भी लिख करके अगर भेज देगा तो उसके अधिकार को हम देखेंगे। सिर्फ 2 शब्द, एक गारंटी और दूसरा समुचित कार्यवाही, ये जो लिखा गया है इसी से जस्टिस भगवती, जस्टिस कृष्णा अय्यर और बाद में उनके सारे सक्सेसर्स ने वो कंसेप्ट इवॉल्व किया जिसे माइलस्टोन माना जाता है किसी भी देश के संवैधानिक इतिहास में, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। मैं नहीं जानता हूं कि मुझे कहां जाना है, मैं नहीं जानता हूं कि अनुच्छेद 32 क्या है, लेकिन एक्स जानता है कि मेरे अधिकार का हनन हम 32 से रोक सकते हैं, तो वो मेरे लिए जा सकता है। एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स, गारंटी, ये 2 शब्द हैं यूज्ड इन आर्टिकल 22 पार्ट 1 जिन्होंने इस पूरे कंसेप्ट के जन्म का ये कारण बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि कैसे इवॉल्व हुआ, हाउ इट इवॉल्व्स। ये तो सब कहता है कि अनुच्छेद 32 226 में है, जुडिशियल रिव्यू है, बंधुआ मुक्ति मोर्चा है, MC मेहता है, जस्टिस भगवती हैं, जस्टिस कृष्णा अय्यर हैं, PIL है, लोकहितवाद है, ये सब कहते हैं। लेकिन आपने ये कभी जानने की कोशिश नहीं की होगी, आपकी गलती नहीं, चूंकि आपको इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं मिली। लेकिन अब सोच के आप देखिएगा कि ये जो सारा कंसेप्ट इवॉल्व हुआ, तय किया गया, उसके पीछे का रीज़न क्या था? सिर्फ 2 शब्द। और हमें गर्व होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट पर अपने कि उन्होंने ऐसे उच्च चरित्र वाले, ज्ञानवान और निष्ठा वाले न्यायाधीशों को मतलब वो पार्ट थे जिन्होंने हम सब के अधिकारों के लिए ऐसे कंसेप्ट को जन्म दिया जिसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का स्थान
पूरे विश्व में एक अप्रतिम स्थान रखता है। आपने टॉर्ट में पढ़ा होगा एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट, वो नया कंसेप्ट था। इंग्लिश लॉ का स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को मना कर दिया जस्टिस भगवती ने, नया कंसेप्ट दे दिया। उसी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को एक्सटेंड करते हुए एब्सोल्यूटनेस में उसको कन्वर्ट किया। वो माइलस्टोन कंसेप्ट माना जाता है, इसीलिए लगभग हर साल परीक्षा में पूछा जाता है।